नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट प्लस पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन। देखिए बच्चों, अर्धसूत्रीय विभाजन शब्द है ये सबसे पहले फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। अर्धसूत्रीय विभाजन शब्द दिया गया फार्मर व मूरे द्वारा। अर्धसूत्रीय विभाजन होता क्या है? अर्धसूत्रीय विभाजन किसे कहते हैं? ये ऐसा विभाजन है जिसमें एक कोशिका से हमें 4 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। एक मात्र कोशिका है, वो मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट कर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। इससे पहले हम समसूत्रीय विभाजन देखे थे, उसमें हमने देखा था कि समसूत्रीय विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 न बन के 2 पुत्री कोशिकाएं बन रही थी, और यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन में एक कोशिका है, एक मात्र कोशिका है, वो 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। यहां बनने वाली जो चारों पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्र संख्या है वो मात्र कोशिका के आधी रह जाएगी। गुणसूत्र संख्या कितनी रह जाएगी? यहां पर गुणसूत्र संख्या यहां आधी रह जाएगी मात्र कोशिका में। एक मात्र कोशिका में अगर मान लो गुणसूत्र संख्या 2n है तो यहां पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या n होगी। तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, ये याद रखना हमें। अर्धसूत्रीय विभाजन में एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी और बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या है वो मात्र कोशिका की आधी रह जाएगी। अब ये विभाजन पाया किस में जाता है? देखिए, समसूत्रीय विभाजन तो लगभग सभी जीवों में मौजूद होता है, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन केवल उन्हीं जीवों में पाया जाएगा जो लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनमें ही अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। अब उनमें कब पाया जाता है? उनमें जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन करने वाले जीव जब युग्मक जनन करते हैं, या फिर हम बोले पौध में बीजाणु जनन, पौधों के अंदर जो बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है और जंतुओं में जो युग्मक जनन प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। और जो कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन को संपन्न करती हैं, या हम कहें कि जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है, उन कोशिकाओं को मियोसाइट्स कहा जाता है। जो कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन संपन्न करेगी उन कोशिकाओं को मियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब अर्धसूत्रीय विभाजन का अगर हम प्रयोगशाला में अध्ययन करना चाहें, अर्धसूत्रीय विभाजन का अध्ययन, तो कहां पर हम इस अर्धसूत्रीय विभाजन को देख सकते हैं? तो प्याज के परागकोश में। देखिए बच्चों, परागकोश में ही क्यों देख सकते हैं? परागकोश लैंगिक पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट, लैंगिक पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है पौधे का। तो प्याज के परागकोश में हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडेस्केंसिया जो पादप है उसके भी परागकोशों में इसको देखा जा सकता है। और जंतुओं में अगर हम इसको देखना चाहें तो टिड्डे के वर्षणों में भी अर्धसूत्रीय विभाजन को आसानी से देखा जा सकता है। अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व क्या है? अर्धसूत्रीय विभाजन जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस विभाजन के द्वारा बनने वाली संतानों में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका के समान बनी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहेगी। अगर अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्र संख्या है वो दुगनी होती जाएगी, चौगुनी, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है इस विभाजन के कारण। और इसी विभाजन के कारण जन्म लेने वाली जो संतानें हैं उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और यही विभिन्नताएं जो हैं वो उद विकास में सहायक होती, इवोल्यूशन में सहायक होती हैं। और यही इवोल्यूशन है वो नई जातियों के उत्पत्ति में सहायक होता है। तो याद रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है इस विभाजन में, और ये विभाजन उद विकास के अंदर सहायक होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन को हम पढ़ेंगे तो अर्धसूत्रीय विभाजन की जो कंप्लीट प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया है, वो 2 चरणों में होती है। 2 चरणों में अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट होगा। एक होता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट, जिसको न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, जिसको समकारी विभाजन के नाम से हमें जानते हैं। देखो, अर्धसूत्रीय विभाजन अभी हमने देखा ऊपर कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं प्राप्त हो रही हैं? 4 कोशिकाएं प्राप्त हो रही हैं। तो वो 4 कोशिकाएं 2 चरणों में प्राप्त होगी हमें। पहला अर्धसूत्रीय विभाजन जब फर्स्ट कंप्लीट होगा तब हमें
एक कोशिका से दो कोशिकाएं प्राप्त होगी और वही दो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर 4 कोशिकाएं बनाएगी। तो एक कोशिका से हमें अंत में कितनी कोशिकाएं प्राप्त हो जाएगी? 4 कोशिकाएं प्राप्त हो जाएगी जब अर्धसूत्री विभाजन के दोनों चरण कंप्लीट हो चुके होंगे। अब इसको न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है इसको? तो यहाँ देखें, न्यूनकारी विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इस विभाजन में आधी रह जाती है बनने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा और जब कंप्लीट होगा तो जो एक कोशिका है वो 2 कोशिकाएं बनाएगी और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या है वो मात्र कोशिका की आधी रह जाएगी। जैसे हम देखें यहाँ पर, मान लें कि अगर इस कोशिका में गुणसूत्र संख्या 46 है तो यहाँ पर इन कोशिकाओं में कितनी रह जाएगी? 23 रह जाएगी। और यहाँ इसको समकारी विभाजन क्यों कहते हैं? देखो, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो फर्स्ट के बाद पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड इस फर्स्ट से बनने वाली ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनमें संपन्न होता है और इन दोनों कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। अगर यहाँ पर गुणसूत्र संख्या इनमें 23 है तो इनमें भी कितनी रहेगी? वही 23 रहेगी। इसलिए इसको समकारी विभाजन कहते हैं। ये समसूत्री के समान होने वाला विभाजन है जिसमें गुणसूत्र संख्या है वो पुत्री कोशिकाओं में उतनी ही बनी रहती है जितनी पहले वाली कोशिका में मौजूद थी। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन है, इसका 2 चरणों में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, ये भी 4 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। सबसे पहली जो अवस्था है उसको कहते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था प्रथम, उसके बाद है मध्यावस्था, मध्यावस्था फर्स्ट, फिर है पश्चावस्था फर्स्ट और अंतिम अवस्था है अंत्यावस्था फर्स्ट। तो 4 प्रावस्थाओं में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा और इसी प्रकार 4 प्रावस्थाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा। भाई, पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, अवस्थाएं वही हैं, पश्चावस्था सेकंड। ध्यान से देखें बच्चों, वही अवस्थाएं चल रही हैं, पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था सेकंड। अंत्यावस्था सेकंड, ये 4 प्रावस्थाएं हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन पहले होगा, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। 4 प्रावस्थाएं इसकी हैं, चारों प्रावस्थाएं ये जो है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में। जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है वो स्टार्ट होगा, उसके बीच कुछ समय अंतराल गुजरता है और वो जो समय अंतराल है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस, याद रखें बच्चों, इंटरकाइनेसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के प्रारंभ होने तक के बीच का जो समय है वो इंटरकाइनेसिस कहलाता है। और ये वो समय है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को संपन्न करने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। अब सबसे पहले अवस्था में हम जाएंगे पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। ये अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था है और ये स्वयं 5 भागों में बटी हुई रहती है। 5 उप प्रावस्थाएं बोल सकते हैं हम। तो 5 उप प्रावस्थाओं के अंदर ये बटी हुई रहती है। सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था, याद रखें, सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था है अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था है पूर्वावस्था फर्स्ट और 5 उप प्रावस्थाओं में बटी हुई है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और 5वीं और अंतिम है डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट, पूर्वावस्था प्रथम को हम 5 उपरावस्थाओं में पढ़ने वाले हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसी क्रम में हमें याद रखना है बच्चों, क्रम यही रहेगा अपना। तो यहां पर 5 उप प्रावस्थाएं हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जिसको कहा जाता है तनुसूत्रावस्था,
हिंदी में इसको कहते हैं तनुसूत्रावस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लेप्टोटीन अवस्था को। अब देखिए बच्चों, पहली अवस्था देखते हैं हम लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टोटीन जो अवस्था है हिंदी में इसको कहते हैं तनुसूत्रावस्था। तनुसूत्रावस्था इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र हमें लंबे और धागेनुमा दिखाई देंगे। गुणसूत्र हमें लंबे और धागेनुमा दिखाई देंगे। यहाँ पर देखें, दो गुणसूत्र हमने देखा है केंद्रक के अंदर, और ये केंद्रिका है। एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम जो पिता से आएगा, और एक होता है मैटरनल जो माता से आता है। तो दो गुणसूत्र हमने यहाँ डायग्राम के अंदर शो किए हैं। तो गुणसूत्र कैसे हैं, यहाँ पर गुणसूत्र हैं यहाँ लंबे और धागेनुमा। इन गुणसूत्रों के बीच आकर्षण कम होता है। आकर्षण का मतलब ये पास पास तो होते हैं, लेकिन इनके बीच एक दूसरे में के बीच का अट्रैक्शन है वो काफी कम होता है यहाँ। इसलिए गुणसूत्र हमें मोनोवैलेंट दिखाई देते हैं, एकल संयोजी सिंगल रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये याद रखना है बच्चों, लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं। गुणसूत्र हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं, और जब हम इनको गौर से देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो ये गुणसूत्र मणिका में दिखाई देते हैं, बीडेड। जैसे माला के अंदर मोती दिखाई देते हैं, ये क्रोमोसोम है, और इस पर ऐसे माला के मोतियों समान हमें संरचनाएं नजर आती हैं, यानी मणिका में दिखाई देते हैं। जो सभी गुणसूत्र हैं उनकी व्यवस्था होती है, एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसको गुलदस्ता या बुके अवस्था भी कहते हैं। गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता या बुके हम देखें कि एक पॉट होता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक झुंड बनाकर या एक समूह बनाकर, उसी प्रकार से गुणसूत्र हैं वो सब एक तरफ ऐसे एक दूसरे की तरफ झुके हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इसलिए इस अवस्था को गुलदस्ता या बुके अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था के लिए सारे गुणसूत्र जो एक झुंड या समूह बना रहे हैं, इस प्रक्रिया को सिनेजेसिस कहते हैं। सिनेजेसिस, सिनेजेसिस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत गुलदस्ता या बुके अवस्था बनती है। गुणसूत्रों का एक दूसरे की तरफ आकर मुड़ना सिनेजेसिस है, और मुड़ने के बाद जो ये अवस्था बन जाती है इनकी, उस अवस्था को बुके या गुलदस्ता अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज वो भी बढ़ता है, केंद्रक का जो आकार है वो भी इस अवस्था के अंदर बढ़ता है। तो लेप्टोटीन अवस्था के अंदर हमने देखा है कि लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र लंबे धागेनुमा है, मोनोवैलेंट होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिस अवस्था को हम गुलदस्ता या बुके अवस्था कहते हैं। तो लेप्टोटीन अवस्था देख लिए हम। उसके आगे की अवस्था है जाइगोटीन अवस्था, युग्म सूत्रावस्था के नाम से जानते हैं इसको, युग्म सूत्रावस्था। युग्म सूत्रावस्था भी इसको कहा जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गुणसूत्र छोटे मोटे और थोड़े स्पष्ट नजर आने लगते हैं, छोटे मोटे व स्पष्ट नजर आने लगते हैं गुणसूत्र इस अवस्था में। और अब दो समजात गुणसूत्र हैं वो पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पेयरिंग मतलब युग्मन, पास पास आने लगते हैं। अभी जो गुणसूत्र थे फैले हुए बुके अवस्था के अंदर एक झुंड बना रखा था, ग्रुप बना रखा था, अभी वो उनमें पेयरिंग प्रारंभ हो जाएगा, दो दो के समूह बनना उसमें प्रारंभ हो जाएगी, पेयरिंग चालू हो जाएगा, उसमें पेयरिंग युग्मन चालू हो जाएगा गुणसूत्रों के बीच। और ये जो युग्मन हो रहा है, युग्मन का जो प्रारंभ हो रहा है उसको कह रहे हैं, उस क्रिया को कह रहे हैं सिनेप्सिस। दो समजात गुणसूत्रों में पेयरिंग युग्मन होना क्या कहलाएगा बच्चों? सिनेप्सिस कहलाएगा। तो सिनेप्सिस का प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पर सिनेप्सिस का प्रारंभ हो चुका है। याद रखना, प्रारंभ हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट सिनेप्सिस पूर्ण कौन सी अवस्था में होता है? अगली अवस्था पेकाइटिन जो अवस्था है उसमें। सिनेप्सिस का प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो रहा है? जाइगोटीन में। और सिनेप्सिस कंप्लीट कौन सी अवस्था में होता है? पेकाइटिन अवस्था में। तो पेयरिंग प्रारंभ हो चुका है और इस पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं। पेयरिंग के कारण गुणसूत्र बाइवेलेंट दिखाई देने लगते हैं, द्विसंयोजी दिखाई देने लगते हैं, अब जोड़े में दिखाई देने लगते हैं, गुणसूत्र बाइवेलेंट हो जाते हैं। अभी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब देखें भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे से दर्शाते हैं इसको। ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना है।
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये डीएनए प्रोटीन से बना होता है और इसके बारे में बताया था मोसेज ने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। और ये बनता है दोनों गुणसूत्रों के बीच, ये दोनों गुणसूत्रों के बीच जो खाली जगह है इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पर? देखिए बच्चों, यूबीक्विटिन प्रोटीन का ये बना होता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, कार्य क्या है इसका यहाँ पर? तो इसका कार्य है पेयरिंग को सुचारू रूप से करवाना। पेयरिंग जो हो रही थी इसको सुचारू रूप से यहाँ करवाता है। प्रॉपर पेयरिंग के लिए जरूरी होता है गुणसूत्रों का पेयरिंग, युग्मन है वो प्रॉपर हो जाए, इसके लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी होता है। और दूसरा कार्य है इसका रिकॉम्बिनेशन, गुणसूत्रों में जो पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी ये सहायक होता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? जाइगोटिन अवस्था में। और जाइगोटिन अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। क्यों बनता है ये, क्या कार्य है इसका? प्रॉपर पेयरिंग करवाना, गुणसूत्रों का उचित रूप से युग्मन हो जाए और रिकॉम्बिनेशन में सहायक होता है। तो याद रखें, इसके बारे में बताया किसने था? मोसेस ने बताया तभी। तो यहाँ पर जाइगोटिन अवस्था में जो चीजें हमने देखी हैं कि एक तो बाइवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट बात भी, बाइवेलेंट द्विसंयोजी हो जाते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और सिनेप्सिस क्रिया यहाँ पर होती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को लेकर एक बात जो आपको अच्छे से याद रखनी है वो यह है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जाइगोटिन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो इससे अगली अवस्था पेकाइटिन में बना रहता है और पेकाइटिन से अगली जो अवस्था आती है, अभी हमने शुरुआत में देखा था कौन सी अवस्था आती है? डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो वापस नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो तीन अवस्था तक चले गए। डिप्लोटिन में निर्माण होगा, पेकाइटिन में बना रहेगा और डिप्लोटिन में ये नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रखना है बच्चों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब यहाँ जाइगोटिन के बाद में अगली अवस्था में पहुंचते हैं, पेकाइटिन अवस्था। स्थूलसूत्रावस्था कहते हैं इसको, स्थूलसूत्रावस्था के नाम से भी इसको जानते हैं, स्थूलसूत्रावस्था। यहां देखें प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमेटिड नजर आने लग जाते हैं और यहां पर गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? अब क्रोमेटिड की वजह से टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, चतुष्क के रूप में हो जाते हैं, भी चतुष्क के रूप में नजर आने लग जाएंगे आपको। यहां देखें हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं तीनों अवस्थाओं को। अभी यहां लेप्टोटीन में मोनोवैलेंट थे, जाइगोटीन में बाइवैलेंट है और पेकाइटिन में टेट्रावैलेंट हो चुके हैं। सबसे लंबी और जटिल अवस्था है, 5 जो प्रावस्थाएं हैं प्रोफेज फर्स्ट की, उनमें सबसे लंबी और जटिल अवस्था यही है। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल और ज्यादा हो जाएगा इसमें। गुणसूत्र बल में यहाँ आकर्षण स्टार्ट होता है, यहाँ और ज्यादा आकर्षण बल होगा और बहुत नजदीक आ जाएंगे दोनों गुणसूत्र, जोड़े के दोनों गुणसूत्र बहुत नजदीक आ जाएंगे और नजदीक आने से उनमें क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया संपन्न होगी। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय यहाँ पर संपन्न होगा इनके बीच। जीन विनिमय संपन्न हो जाता है पेकाइटिन अवस्था में, परंतु ये पेकाइटिन अवस्था में दिखाई नहीं देता है। प्रक्रिया तो पेकाइटिन में हो जाती है क्रॉसिंग ओवर की, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। तो पेकाइटिन के अंदर सिनेप्सिस पूर्ण हो जाएगा। सिनेप्सिस की प्रक्रिया यानी पेयरिंग की जो कार्य विधि है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यहाँ आकर्षण बल और ज्यादा हो जाता है और आकर्षण बल अगर और ज्यादा होगा पेयरिंग प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ सिनेप्सिस क्रिया पूर्ण, प्रारंभ यहाँ हुई थी, पूर्ण यहाँ होगी, क्रॉसिंग ओवर यहाँ होगा, लेकिन आपको यहाँ इस अवस्था में दिखाई नहीं देगा। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ जानकारी ले कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है वो समजात गुणसूत्रों के बीच होने वाली प्रक्रिया है। समजात गुणसूत्रों के बीच होने वाली प्रक्रिया है क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है ये समजात क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र है ये है समजात गुणसूत्र। अब समजात गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड, इन दोनों क्रोमेटिड को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड
और ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। परंतु समजात गुणसूत्र में जो दो गुणसूत्र है, इसका ये क्रोमेटिड और इस वाला ये क्रोमेटिड, ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो खंडों की अदला बदली है, गुणसूत्र खंडों की जो अदला बदली है, ये गुणसूत्र खंड है, इनकी जो अदला बदली है, इसी अदला बदली को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। गुणसूत्र खंडों की जो अदला बदली यहां हो रही है, कौन से गुणसूत्रों के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है ये देख लिया हमने। समजात गुणसूत्रों में इस गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड, इस गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड, ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। बच्चों ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो अदला बदली होती है जीनों की या गुणसूत्र खंडों की, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लेकिन याद रखना क्रॉसिंग ओवर यहां दिखाई नहीं देता है पेकाइटिन अवस्था में, इससे अगली अवस्था में ये हमें स्पष्ट रूप से नजर आने लग जाएगा। और यहां जिस भाग में जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस भाग को या उस स्थान को कहते हैं काइजमेटा। काइजमेटा वो स्थल है जहां पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो तीन अवस्थाएं हम देख लिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन। अब अगली अवस्था देख रहे हैं डिप्लोटीन। अब देखिए विद्यार्थियों, अगली अवस्था है डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन अवस्था, तीन अवस्थाएं हम देख चुके हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकाइटिन। डिप्लोटीन अवस्था में क्या क्या चेंजेज होंगे वो चेंजेज हम देखते हैं। देखो गुणसूत्रों के बीच आकर्षण इस प्रावस्था में कम होने लगेगा, गुणसूत्रों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होने लगेगा। और अगर आकर्षण कम होगा तो यहाँ से गुणसूत्रों का पृथक्करण शुरू हो जाएगा। इससे पहले पेकाइटिन अवस्था में हमने देखा था कि गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर संपन्न हो चुका था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। अभी यहाँ पर जब पृथक्करण की प्रक्रिया चालू होगी तो हमें क्रॉसिंग ओवर दिखाई देने लग जाएगा। क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन अवस्था में हो जाता है, लेकिन दिखाई है वो डिप्लोटीन अवस्था में देता है। और जहाँ जिन स्थानों पे क्रॉसिंग ओवर होता है उन स्थानों को अपन काइजमेटा कहते हैं। ये हम पेकाइटिन में देख चुके हैं। जिन स्थानों पर क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है गुणसूत्रों में, वो स्थान काइजमेटा कहलाते हैं। तो काइजमेटा बिंदु भी यहाँ अब दिखाई देने लग जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, काइजमेटा बिंदु, ये वाले बिंदु जहां गुणसूत्रों ने क्रॉस कर रखा है, क्रॉस जहां कर रखा है, जहां क्रॉसिंग ओवर हो रखा है, वहां पर काइजमेटा बिंदु अब आपको स्पष्ट नजर आने लगेंगे। और ये काइजमेटा और ये क्रॉसिंग ओवर दोनों प्रक्रियाएं यहां हम स्पष्ट रूप से नजर आ रही है हमें। यहां जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो रही है, जो याद रखने योग्य है, एग्जाम में आने योग्य है, वो है उपांति भवन, टर्मिनेलाइजेशन। टर्मिनेलाइजेशन, उपांति भवन, इसको सीमांतीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये प्रक्रिया है, इसकी यहां पर शुरुआत हो जाती है। देखिए बच्चों, उपांति भवन क्या होता है? उपांति भवन ये है कि यहाँ ये जो काइजमेटा बिंदु है ये धीरे धीरे किनारों की ओर खिसकने लगता है, जिप लाइक। जैसे जिप होता है आगे आगे चलती है, दोनों उसके पार्ट्स दूर होते जाते हैं, वैसे जो काइजमेटा बिंदु है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जो क्रॉस किए हुए जो भुजाएं हैं वो धीरे धीरे ओपन या पृथक होने लग जाएगी। उपांति भवन की जो प्रक्रिया है ये वो प्रक्रिया है जिसमें काइजमेटा बिंदु किनारों की ओर सरकना प्रारंभ कर देता है, जिससे गुणसूत्रों में पृथक्करण है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो उपांति भवन की जो प्रक्रिया है वो कौन सी अवस्था में होती है? डिप्लोटीन अवस्था में होती है बच्चों। उपांति भवन, टर्मिनेलाइजेशन डिप्लोटीन अवस्था में होगा। सिनेप्टोनीमिक कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स यहाँ विलुप्त हो जाएगा। ये कल भी हम देख चुके थे, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ विलुप्त हो जाएगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनना और बने रहना पिछली दो अवस्थाओं में हम देख चुके हैं। पेकाइटिन अवस्था में ये बना रहता है, उससे पहले जाइगोटीन अवस्था में ये बनता है और डिप्लोटीन अवस्था में ये विलुप्त हो जाता है। तो डिप्लोटीन अवस्था में यहाँ आपको काइजमेटा दिखाई दे रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया दिखाई दे रही है और यहाँ पर पृथक्करण
प्रारंभ हो चुका है, मतलब उपांति भवन की प्रक्रिया यहाँ शुरुआत हो चुकी है। अगली अवस्था में चलते हैं डाइकाइनेसिस, हिंदी में इसको पारगति क्रम भी कहते हैं, पारगति क्रम। डाइकाइनेसिस यह है अंतिम अवस्था। किसकी अंतिम अवस्था है बच्चों? प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है ये। प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस है और इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब गुणसूत्रों का पृथक्करण जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और गुणसूत्र हमें अलग अलग नजर आते हैं, ये देखें यहाँ पर गुणसूत्र हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं इसमें। और जब गुणसूत्र अलग अलग नजर आ रहे हैं तो जिन खंडों का क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहाँ जीन विनिमय हुआ है, वो खंड भी हमें स्पष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बच्चों, यहाँ ये वाले खंड, ये जो दोनों खंड है वो इस गुणसूत्र के हैं, इधर वाले के यहाँ आ गए, ये क्रॉसिंग ओवर है जो हमें अब दिख रहा है यहाँ पर, क्लियरली नजर आ रहा है गुणसूत्रों में। उपांति भवन की प्रक्रिया हो चुकी है यहाँ पर, गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो गए, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो गई है यहाँ, जिसको हमने दर्शा रखा है डैश डैश से। ये केंद्रक झिल्ली और ये केंद्रिका ये यहाँ विलुप्त हो चुकी हैं, पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं यहाँ पर। तो ये प्रोफेज फर्स्ट की पांचों उप प्रावस्थाएं हमने देख ली हैं। कौन सी प्रावस्था में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का हमने यहाँ पे जिक्र किया है और पांचों प्रावस्थाएं यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रोफेज फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है यहाँ। अब इसके बाद अगली प्रावस्था, प्रोफेज फर्स्ट के बाद कौन सी प्रावस्था आएगी बच्चों? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन हम यहाँ देखेंगे। मेटाफेज फर्स्ट, हिंदी में मध्यावस्था प्रथम इसको कह सकते हैं हम, मेटाफेज फर्स्ट या मध्यावस्था प्रथम। इससे प्रावस्था में क्या होगा? देखिए, मध्यावस्था प्रथम मेटाफेज फर्स्ट, इससे प्रावस्था के अंदर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इससे प्रावस्था के अंदर जो गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाएंगे। गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र हैं वो मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाएंगे। और जब मध्य प्लेट पर व्यवस्थित होंगे तो भुजाएं जो हैं, भुजाएं किस तरफ हैं? ध्रुवों की ओर। और गुणसूत्र बिंदु ये है केंद्र की ओर। भुजाएं हैं मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हैं और जो गुणसूत्र बिंदु है वो ध्रुवों की तरफ नजर आ रहा है आपको। यहां गुणसूत्र बिंदु है वो ध्रुवों की तरफ नजर आ रहा है और भुजाएं हैं वो मध्य प्लेट केंद्र की ओर हैं। देखो, भुजाएं हैं वो हैं ध्रुवों की ओर, सॉरी ध्रुवों की ओर नहीं बच्चों, यहां भुजाएं किस तरफ हैं? मध्य प्लेट की ओर, मध्य प्लेट की ओर है। और गुणसूत्र बिंदु है वो है ध्रुवों की ओर, गुणसूत्र बिंदु है वो है ध्रुवों की ओर। याद रखें, समसूत्री विभाजन याद आ रहा है बच्चों आपको? समसूत्री विभाजन, उसमें इसका विपरीत था। भुजाएं किस तरफ थी? भुजाएं थी वहां पर किस तरफ थी? ध्रुवों की ओर। और गुणसूत्र बिंदु किस तरफ था? वो था मध्य प्लेट की ओर। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर तीसरा और क्या घटना यहां हो रही है? स्पिंडल फाइबर, तरकू तंतु बन रहे हैं यहां पर, तरकू तंतुओं का निर्माण हो गया है यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर हैं वो बन गए यहाँ पर। तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं वो चेंजेज हमने देखे हैं। गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आ गए, भुजाएं जो हैं जो व्यवस्थित हो रहा है तो मध्य प्लेट की तरफ है, गुणसूत्र बिंदु हैं वो ध्रुवों की ओर है और तरकू तंतु निर्माण प्रारंभ हो जाता है यहाँ। उसके बाद अगली अवस्था में आते हैं एनाफेज फर्स्ट। देखिए बच्चों, एनाफेज फर्स्ट पश्चावस्था प्रथम, इसमें क्या होगा? यहां इस प्रावस्था के अंदर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे। यहां विपरीत ध्रुवों की ओर गमन, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं। यहां ध्रुवों की ओर जा रहे हैं भी, ये गुणसूत्र इस ध्रुव की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है। और यहां पर जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं। समसूत्री विभाजन में देखा था एनाफेज में हमने, गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है, यहां गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होगा। तो फिर विपरीत दूरों पर क्या पहुंचेगा भाई? यहां बाइवेलेंट पहुंचता है,
बाइवेलेंट जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंचता है। बाइवेलेंट जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच रहा है। देखिए ये वाला बाइवेलेंट इधर चला जाएगा, ये इधर वाला बाइवेलेंट जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच रहे हैं। याद रखना है बच्चों, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन अर्धसूत्री प्रावस्था की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो फिर विपरीत ध्रुवों की ओर क्या जाते हैं? बाइवेलेंट गुणसूत्र जाते हैं, जिसमें दो क्रोमेटिड आपको नजर आ रहे हैं। ये गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे। अगली और अंतिम प्रावस्था हम देखें, टीलोफेज फर्स्ट, अंत्यावस्था प्रथम। इससे प्रावस्था में जो गुणसूत्र हैं वो पूर्णतया पहुंच चुके हैं ध्रुवों पर गुणसूत्र हैं वो पहुंच चुके हैं, और यहां पर केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनर्निर्मित हो चुके हैं। दिख रहे हैं दोस्तों में, यहाँ देखें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली हमें यहाँ स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और जब केंद्रक झिल्ली केंद्रिका स्पष्ट नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ दो संतति केंद्रक हैं, वो संतति केंद्रक यहाँ बन चुके हैं। तो अभी इस कोशिका के अंदर दो संतति केंद्रक बन चुके हैं। जैसे ही चौथी और अंतिम प्रावस्था टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होती है तो दो संतति केंद्रकों का निर्माण कोशिका के अंदर हो जाता है। अब देखिए इसमें आगे दो संतति केंद्रक हैं, वो संतति केंद्रक एक ही कोशिका में है। अगला प्रक्रिया क्या होगी इसके साथ? साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएगी। दोनों कोशिकाएं एन होगी, अगुणित, दोनों कोशिकाएं एन होगी। कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और दोनों संतति केंद्रकों से दो संतति कोशिकाएं बन जाएगी, और दोनों संतति कोशिकाएं जो हैं वो एन होगी। यहाँ उसके बाद दोनों जो संतति कोशिकाएं हैं, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद दोनों जो संतति कोशिकाएं हैं इनमें मियोसिस से सेकंड कंप्लीट होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा, और प्रत्येक डॉटर सेल जो है वो दो नई डॉटर सेल्स का निर्माण करेगी। प्रत्येक के द्वारा दो डॉटर सेल्स आगे बनेगी मियोसिस सेकंड के बाद। तो इस प्रकार से चार पुत्री कोशिकाएं बनेगी, और चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणिता अगुणिता रहेगी, एन रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। मियोसिस सेकंड है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मियोसिस सेकंड है, इसको समकारी विभाजन कहते हैं। समकारी विभाजन मतलब समसूत्री के समान ही होता है। ये विभाजन है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं चलती हैं, वैसे ही मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड चलेगी, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये चार प्रावस्थाएं, उसी प्रकार के परिवर्तन इन प्रावस्थाओं में देखने को मिलेंगे, तब जाके हमें चार पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है बच्चों, ध्यान रखना, साइटोकाइनेसिस अभी हमने देखा कि मियोसिस हुआ और इसमें दो संतति केंद्रक बने, तो दोनों संतति केंद्रकों के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। कई बार क्या होता है कि जो दो संतति केंद्रक हैं, ये संतति केंद्रक साइटोकाइनेसिस होने से पहले ही मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाते हैं और उसके द्वारा चार केंद्रक बन जाते हैं, चार संतति केंद्रक बन जाते हैं, और तब जाके फिर साइटोकाइनेसिस होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ कोशिकाओं में इसी प्रोसेस के तहत होता है। जैसे हम देखें कि जो डाइकोट होते हैं, डाइकोट प्लांट्स, द्विबीजपत्री पादप, उनमें साइटोकाइनेसिस अर्धसूत्री विभाजन में एक ही बार होता है। एक ही बार कैसे होगा कि मियोसिस फर्स्ट होगा, दो संतति केंद्रक बनेंगे, और वो साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगा, वो दोनों संतति केंद्रक मियोसिस सेकंड में एंटर करेंगे, जिससे चार संतति केंद्रक बनेंगे, और तब जाके साइटोकाइनेसिस होगा। उस समय एक साथ चार कोशिकाएं हमें प्राप्त होगी।
यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले 2 संतति केंद्रक हैं, साइटोकाइनेसिस, पहले 2 डॉटर सेल प्राप्त हो रही हैं, फिर मियोसिस सेकंड हो रहा है और मियोसिस सेकंड के बाद 4 पुत्री कोशिकाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन हमने देखा था शुरुआत में कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और चारों पुत्री कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, एन होती हैं। वो पूरी प्रक्रिया हम यहाँ विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। तो समसूत्री विभाजन के दोनों चरण फर्स्ट और सेकंड हम देख चुके हैं। सेकंड समकारी है, समसूत्री के समान ही होता है, और फर्स्ट है उसके सभी प्रावस्थाओं का हमने डिटेल से अध्ययन किया है। तो मियोसिस अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सब्जेक्ट प्लस को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।